दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरआरबी पीओ के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। दोस्तों मैंने 2020 में 3 मेंस एग्जाम क्लियर किए थे, जिसमें एक था एसबीआई पीओ का, दूसरा था आरआरबी पीओ का और एक था आईबीपीएस क्लर्क का। तो जो भी मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी एज इट इज़ आपके सामने अनफिल्टर्ड रख रहा हूँ। आप लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा आप सबको, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं। और इसमें ये है कि मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैंने रीजनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सीधी सी बात है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो 4-5 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आता है इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड सिलोइज्म। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग डालेंगे पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अब दोस्तों अगर आरआरबी पीओ अपन पेपर की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं इसमें 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा और 40 सेक्शन के 40 सेक्शन की मैथमेटिक्स होगी एंड 40 मार्क्स की मैथमेटिक्स होगी एंड 40 मार्क्स का रीजनिंग होगा। तो दोस्तों हम लोग को सामंजस्य बिठाना है, इंडिविजुअल कट ऑफ तो क्लियर करना ही है, लेकिन स्कोर भी हाई करना है, क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ तो बहुत कम रहेगा, उससे काम नहीं बनेगा, हाई स्कोर भी करना है। तो रीजनिंग एक मैं आपको बताऊं दोस्तों बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे मैथ्स में भिड़े रहते हैं बहुत ज़्यादा कि अर्थमेटिक बना लेंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे। मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चों का हो जाता है, लेकिन एक एवरेज बच्चा, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ, अपने दोस्तों को भी बताता हूँ, आप लोग को भी यही बताऊँगा कि रीजनिंग पे अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग कट ऑफ ज़्यादा इजीली क्लियर कर पाएंगे इंस्टीड ऑफ मैथमेटिक्स। कई बार हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में लगे रहते हैं, वर्क एंड टाइम पे लगे रहते हैं, लेकिन रियल एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा फुल्टा आ जाता है तो हम नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर स्किल्ड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑल्सो, पर फिर भी मैं एक सेफ साइड के लिए एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आप बिलो एवरेज, एवरेज या अबव एवरेज बच्चे हैं तो आप रीजनिंग को अगर अच्छे से कर लें तो आप आरआरबी पीओ एग्जाम में आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहले पार्ट में हम लोग रखेंगे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन जो लगभग 5-5 मार्क्स के आते हैं, 4-4 मार्क्स के आते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, छोटे छोटे सवाल जो स्मॉल टॉपिक्स को मैं बताऊंगा, जिसमें आता है इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड सिलोइज्म। ये एक पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ रीजनिंग। इसको मैं एक साइड रखता हूँ। सेकेंड पार्ट की बात करें तो उसमें रहेगा पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, 40 मार्क्स के रीजनिंग के पेपर में लगभग मैं 50-50 मान के चलता हूँ, लगभग 50-50 के, ठीक है। लगभग 20 से 25 नंबर की पजल और सीटिंग अरेंजमेंट होगी और बाकी का देख लीजिए तो कुछ भी हो सकता है, 15 से 20 मार्क्स का मिनिमम आपके पास ये स्मॉल टॉपिक्स होंगे। अगर आपने स्मॉल टॉपिक्स पे, आप नए हो बैंकिंग में, पहली बार ट्राई, वो फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका, तो आप लोग को पहले कंसेप्ट पे काम करने की बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए, बुक्स वगैरह में से जहाँ से भी देखना, यूट्यूब से देखना, यूट्यूब से देख लीजिए, पहले कंसेप्ट बना लीजिएगा ये छोटे टॉपिक्स के, जिसमें ये मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ रीजनिंग बताया, इसके आप सबसे पहले कंसेप्ट बना लीजिए। आपको कहीं भी डाउट होता है पहले क्लियरिटी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ये मैं बताता हूँ। जब आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ ऐसे इनइक्वालिटी करते हैं, ऐसे ब्लड रिलेशन करते हैं, ऐसे अल्फान्यूमेरिक करते हैं, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, जब ये क्लैरिटी आ जाएगी आपको, किसी बुक से कहीं से भी आप कर लीजिए इसको कवर, जब ये क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब आपका नॉर्मल कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा, हल्का हल्का आपको सब टॉपिक्स आने लगेंगे, तो आपको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, इसमें 6 टॉपिक्स बताए मैंने, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, इनको 2-2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए पर डे के हिसाब से, ठीक। आज से ही शुरू कर सकते हैं आप, जब से चाहें, आप जब जाओ तब सवेरा वाली बात है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं तो ऐसा करना ही पड़ेगा, स्पीड बनानी पड़ेगी, उसके लिए मैं वीडियो लाया हूँ प्रॉपरली। इनइक्वालिटी एक दिन फर्स्ट डे में इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन 5-5 सवाल एटलीस्ट, और जो आप और ज़्यादा करना चाहते हो 10-10 भी कर सकते हैं। 10 इनइक्वालिटी के, 10 ब्लड रिलेशन के, ये 20 क्वेश्चंस पर डे आपको करने हैं। मॉक टेस्ट जो आप बना रहे हैं वो बनाते रहेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको अलग से करनी है ताकि आप दूसरे लोग से अलग स्टैंड कर पाएँ। मॉक टेस्ट तो सब बच्चे बनाते हैं, आपने क्या अलग कर दिया।
हैं, मॉक टेस्ट बना के सब जाते हैं, फिर वहाँ पे भी लगभग सबके वो एवरेज मार्क्स आ जाते हैं, कोई नीचे रह जाता है, कोई ऊपर रह जाता है। आपको अगर 100% सिलेक्शन चाहिए तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत से मुंह मोड़ेंगे तो मार्क्स आपसे मुंह मोड़ लेंगे, सिंपल सी बात है। आप इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन के 10-10 सवाल एक दिन में फर्स्ट डे में करिए, इनइक्वालिटी प्लस ब्लड रिलेशन 10-10 क्वेश्चंस। अगर आपके पास समय नहीं है 5-5 भी चल जाएगा। सेकंड डे में आप पकड़िए अल्फा न्यूमेरिक और कोडिंग डिकोडिंग को, ठीक है, एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चंस करिए। आप अगर और ज़्यादा मार्क्स स्पीड लाना चाहते हैं तो 10-10 कर लीजिए दोनों के। डायरेक्शन और सिलोइज्म इनके भी आप पकड़िए 10-10 सवाल, टाइम कम है, 5-5 पकड़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट डे इनइक्वालिटी ब्लड रिलेशन, सेकंड डे अल्फा न्यूमेरिक और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और थर्ड डे डायरेक्शन एंड सिलोइज्म हो गया। ये हो गया आपके 3 सेट में, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे बांट दिया मैंने, और फिर इसको रिपीट करना है। अब देखिए, नहीं अभी अभी आप रिपीट मत करिए, अभी ये 3 दिन निकल गया आपका। अब देखिए, अब फोर्थ डे को आपको जो प्रैक्टिस शेड्यूल होगा वो कुछ इस तरह होगा कि आपको पार्ट सेकंड में आ जाते हैं, अब हम लोग हैं ना पार्ट सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट के लिए आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो क्या करना है, पजल कई तरह के होते हैं, आपको भी पता है कि पजल में मेहनत ज़्यादा मांगता है, और मार्क्स भी आपको 20-25 तक आ सकते हैं पजल, अब मतलब पजल और सीटिंग मिला के 20-25 तक के मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब पजल में भी बहुत वैरायटी है, बॉक्स पजल है, फ्लैट फ्लोर पजल आ जाती हैं, है ना, और डेट मंथ की पजल आ जाती हैं, कई तरह की पजल्स आ जाते हैं, सीटिंग भी आ जाते हैं सीटिंग में भी राउंड सर्कुलर आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, ट्रायंगुलर आ जाता है। तो इन पे कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये बेस ही कवर नहीं होगा तो आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब इनके लिए क्या करें, इनके लिए मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी अगर मैं जो बता रहा हूँ वो आप फॉलो करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो 3 दिन तो मैंने बता दिए निकल गए फर्स्ट पार्ट के 3 डेज। अब फोर्थ डे आपको क्या करना है, 2 पजल 2 सीटिंग उठाना है ना, 2 पजल और अलग अलग होने चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, सर्कुलर बना रहे हैं क्योंकि वो उनका फेवरेट है, तो सर्कुलर बनाते रहेंगे तो आपके जो बाकी टाइप्स ऑफ पजल है वो टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट है वो छूट जाएंगे। तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट भी मल्टीपल ट्राई करने हैं। अगर आप 2 सीटिंग अरेंजमेंट बना रहे हैं तो कोशिश करिए उनमें एक सर्कुलर हो, एक लीनियर हो, एक ट्रायंगुलर हो, एक स्क्वायर वाला हो, इस टाइप के 2 सीटिंग अरेंजमेंट करिए और 2 पजल करिए। पजल भी अलग टाइप्स के होने चाहिए, एक डेट मंथ है और एक बॉक्स बेस फ्लोर बेस्ड पजल है तो एक बॉक्स वाला होना चाहिए। अलग अलग ट्राई करिए, आप वेराइटीज़ लाइए, ये नहीं कि सेम टाइप के पजल बना रहे हैं या सेम टाइप की सीटिंग बना रहे हैं तो उससे काम नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे तो मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया, और फोर्थ फिफ्थ डे आपको सेकंड पार्ट पे काम करना है जो कि है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। 2-2 बनाइए बढ़िया से, 2 पजल 2 सीटिंग, और अगले दिन फिर से 2 पजल 2 सीटिंग। ऐसे आपका 5 दिन का जो स्केड्यूल है वो पूरा कवर रहेगा, और आप 6-7 डे जो भी करना चाहें करें, आपकी मर्जी है। लेकिन इस स्केड्यूल के साथ चलेंगे तो आप रीजनिंग में इतना हायर स्कोर करेंगे कि आपको भी समझ में आएगा कि आप कितना ड्रास्टिक चेंज ले आए हैं। अब इसमें भी मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बता दूं कि आपको सोर्सेज अच्छे रखने हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बहुत इजी बना रहे हैं या फिर कहीं से बहुत टफ बना रहे हैं। कुछ मॉक टेस्ट हैं जो बहुत टफ क्वेश्चन देते हैं, बच्चों से बन नहीं रहे हैं, टाइम निकल जा रहा है, ऐसे नहीं बनाना है। एग्ज़ाम के बहुत क्लोजेस्ट जो चीज़ें हैं वो आपको बनानी है। तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट कर देता हूँ, ये कोई प्रोमोटेड वीडियो नहीं है, जो मैंने यूज़ किया मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए आप ट्राई करिए कि अड्डा ऐप जो आता है, आप आराम से जाके अड्डा वेबसाइट, अड्डा वाला वो ऐप आता है 247 अड्डा 247 का, उसको अपने मोबाइल में डाल लीजिए। उसमें क्विज़ होते हैं, क्विज़ सेक्शन में जाके आपको सब डेटा मिल जाएगा, मोर देन एनफ मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप बढ़िया से उसको बनाइए हैं, और ग्रेडअप पे भी रहते हैं, है ना, कई वेबसाइट्स पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि रियल एग्जाम से मैच करता है कि नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं इस मामले में, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ पहले से, ठीक है। एग्जाम से रिजेम्बलेंस होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक। तो ये है, आपको ऐसे कवर करना है, बढ़िया से बनाते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। जैसे हो सकता है आपको इधर और में प्रॉब्लम हो, सिलोइज्म की या फिर इनइक्वालिटी के, ब्लड रिलेशन में कोई स्पेसिफिक टाइप आपसे ना बनता हो, या फिर कोडिंग डिकोडिंग में आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें जो कमियां हैं आपकी, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं,
उनको आपको अलग से लिखना है कि हाँ आज इनइक्वालिटी में ये गलत हुआ। तो आपको एक अलग छोटी सी डायरी या 2 पेज मेंटेन कर लीजिए। मैं तो 2 पेज मेंटेन करता था और उसी में अपनी सारी कमियां लिख लेता था कि हाँ मुझे इनइक्वालिटी में इस जगह प्रॉब्लम होती है, तो मुझे ये सोल्यूशन करना है और ये दिमाग में बात रखनी है क्योंकि ये मेरी कमी है। तो आपको अपनी शॉर्टकमिंग समझ के सॉरी अपनी शॉर्टकमिंग समझ के उसको एक छोटे से 2 पेपर में लिख लीजिएगा और आपको ट्रस्ट मी इट विल हेल्प अ लॉट। अगर आपने लिख लिया है तो आप रियल एग्जाम में फिर गलती नहीं करोगे, और अगर आपको उसको इग्नोर करते रहे तो ये भी भरोसा मानिए कि आप रियल एग्जाम में भी वही गलती करोगे और नंबर गवा दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अगर आपसे नहीं बनता या बहुत समय लग रहा है तो, और ये जो क्वेश्चंस करने हैं ये आपको टाइमर लगा के ही करने हैं, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कर रहे हैं। थोड़े से टाइम शुरुआत में आप विदाउट टाइमर कर सकते हैं, और फिर जब आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ अब आपसे ठीक ठाक बनने लगे हैं तो फिर आप टाइमर के साथ ही करिए उसको, ठीक है। चलिए, तो बस ये चीज़ है कि उसको एनालाइज जरूर करना है कि मैं गलत कर रहा हूँ या फिर टाइम ले रहा हूँ, तो उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और अगर सब ठीक जा रहा है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो बस यही सेशन था, मैंने बड़ा स्पेसिफिकली हर चीज़ क्लियर कर दिया है। कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए, टेलीग्राम पे ग्रुप से जुड़ जाइए, नीचे लिंक है वहाँ पूछिए। आराम से मैं यहाँ पे हेल्प करने बैठा हूँ, कोई इशू नहीं है, पूरा एग्जैक्ट क्लियरली बताऊँगा। ये रीजनिंग का वीडियो है मैथ्स के लिए भी लाऊंगा, और इसके बाद हम लोग का IBPS RRB क्लर्क का भी एग्ज़ाम आ रहा है और IBPS क्लर्क का भी एग्ज़ाम आ रहा है, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग को अगर पसंद आए तो ही बताऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत लोग पूछ रहे थे करके मैंने ये वीडियो बना दिया। चले ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा अच्छा लगता है, मुझे ही मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।